Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर जो है एवोल्यूशन। आज बेसिकली हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसपे आपको बेसिकली उन पे ध्यान देना है कितने टाइप्स के होते हैं। साथ में लेमार्क की क्या थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसे कहा गया है, और साथ में ह्यूगो डे व्राइस के बारे में उन्होंने बेसिकली क्या कंक्लूडेड दिया था, वो सारी आज हम चीज़ें देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेमार्किज्म। ठीक है, ये जो थ्योरी है लेमार्क साहब ने दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने जिराफ को देखा है। ठीक है, उन्होंने सिंपली कहा था कि हम अपने बॉडी के जिस पार्ट का, जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा एडवांस लेवल में आते जाएंगे, और जितना ज़्यादा उनका डिसयूज़ करेंगे, यानी बेसिकली अगर हम उसका यूज़ करना बंद कर दें तो एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया था बहुत ही फेमस जिराफ का एग्जाम्पल। जिराफ की गर्दन हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी, डियर लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी का भी था। डियर आपने देखा है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनका भी था, लेकिन जब उनको अपनी सर्वाइवल रेट को अच्छी करनी पड़ी, ठीक है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे अदर एनिमल्स भी फॉरेस्ट में पाए जाते थे, तो ग्रासेस सिर्फ खा के उनका पेट नहीं भरता था। तो वो सोचे कि नहीं, अब हम ग्रासेस पे नहीं, ट्रीज के बेसिकली स्टेम पे ध्यान देंगे। तो उन्होंने पत्ते खाना शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है, नीचे नीचे के तो सारे पत्ते खत्म हो गए। अब जब थोड़ा ऊपर ऊपर करें तो उनकी गर्दन की क्या हो, स्ट्रेच होना शुरू हुए, उनके नेक रीजन क्या हुए, बेसिकली स्ट्रेच होना शुरू हुए। और स्ट्रेच होते होते एक टाइम ऐसा आया कि उनकी जो गर्दन का स्ट्रक्चर था वो इतना लंबा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि हम जिस बॉडी पार्ट का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगी। लेमार्क हैड सेड दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एवोल्यूशन तो होगा, ये तो बेशक है कि एवोल्यूशन होना ही होना है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस ऑर्गन का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कितना डिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड मोर डेवलप मोर, वाइल दैट आर नॉट यूज्ड बिकम वेस्टिजियल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर हम किसी ऑर्गन का यूज़ करना बंद कर दें तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, वेस्टिजियल। इसीलिए कहा जाता है दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमारे पास जितने अमाउंट में दिमाग है, हम उसका कितना परसेंट यूज़ करते होंगे, पॉइंट में भी शायद नहीं, क्योंकि हमारे जो आइंस्टीन थे उन्होंने सिर्फ अपना 2% दिमाग यूज़ किया था, तब वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने थे। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे होंगे, पॉइंट में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तब भी बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो हम जितना ज़्यादा दिमाग का आप यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको क्या होगा, मेंटली। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही पढ़ाई की तरफ फोकस्ड, या जिस एक्टिविटीज़ में ध्यान देते वो आपने प्रैक्टिस, जिस वर्ड को हम बेसिकली कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का भी मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे किसी चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी अच्छी होती जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड दे लो, या किसी अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड देख लो आप, जिसमें जितना ज़्यादा आप उसका प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करते रहोगे, आप उसमें उतना ज़्यादा इवॉल्व होते रहोगे। तो सेम कहानी ही हमारे ऑर्गन के साथ भी हुआ। ठीक है, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट हुआ लेमार्क के थ्रू, उनके साथ भी यही हुआ कि हम जिस बॉडी पार्ट का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे थे वो उतना ज़्यादा डेवलप होते चले गए। द कैरेक्टर्स ऑफ एडॉप्टेशन डेवलप्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। वो जैसे जैसे कैरेक्टर्स लाइफ टाइम, बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइफ में उन्होंने जो जो कैरेक्टर डेवलप किया, अब वो कैरेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास आउट होना है। रूल तो हमारा यही कहता है कि अगर वो हमारे जीन में इंक्लूड हो चुके हैं तो वो कैरेक्टर्स क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी पास आउट होना चाहिए। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ्स हु इज एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टाल ट्रीज हैड टू अडॉप्ट बाई इलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स। ठीक है, उन्होंने अपनी गर्दन, जिराफ के केस में क्या हुआ था, पत्ते खाने के लिए, क्योंकि पत्ते तो ऊंचाइयों पे थे, अब ऊंचाइयों पे पत्ते खाने के लिए उनको अपने हाथ पैर तो है नहीं कि वो हाथ से तोड़ के पत्ते मुंह में डाल लिए। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा। अब वो गर्दन स्ट्रेच ये एक बार में नहीं हुआ कि आप ये सोचो मैम 1 घंटे जिराफ ने अपनी गर्दन की होगी, तो वो नहीं, इसको होने में कम से कम बहुत सारी जनरेशन लगी होगी।
ठीक है, 50 जनरेशन बीत गई होगी तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। 50 तो कम ही है, उससे ज़्यादा ही जनरेशन बीती होगी। तो ये एकदम से नहीं हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। लाइफ प्रोसेस होने में ही बहुत बड़ा, एवोल्यूशन एकदम रैंडमली नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। ठीक है, अब जैसी ज़रूरत पड़ी जिराफ को, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी कि उसने देखा कि नहीं अब हमारा ग्रासेस से काम नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रासेस हमें उतने अमाउंट में मिल नहीं रही है कि हम चुपचाप खा लें, तो उन्होंने पत्तों पे अपना सर्वाइवल रेट रखा। अब पत्ते की शर्त क्या थी कि पत्ते तो झुकेंगे नहीं, तुम्हें ही अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। तो जिराफ के केस में यही था कि उन्होंने एक टाइम पीरियड के साथ साथ जब ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस वे में स्ट्रेच किया, तो उनकी गर्दन की जो साइज़ थी वो आपने देखा भी होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं, ग्रोइंग एज की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब टीनेज से पहले के टाइम पे, उस टाइम पे लोग अगर बच्चों की हाइट कम होती है तो पकड़ा के लटका देते हैं। होता है ऐसा, सबके घरों में होता है, सबके साथ हुआ है डेफिनेटली। तो ये क्यों होता है? लोगों का मानना है कि पकड़ के अगर जितनी ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच हो रही, हमारी भी तो लंबाई कुछ हद तक बढ़ती है, होता है, 1-8 इंचेस का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली वो तो आप जाहिर सी बात है जीन्स के ऊपर होगा, तो आप कितना भी लटक जाओ कुछ नहीं होने वाला, वो तो हमारे जीन्स में ही है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया 1-8 इंच की थोड़ी सी इधर उधर होते हैं। As they passed on this acquired character for elongated neck, succeeding a generation, giraffe slowly over the years came to acquire a long leg. उन्होंने क्या किया, एक बेसिकली धीरे धीरे ईयर्स ऑफ ईयर्स बीतते गए, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट चीज़ें होती गई, और एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आया जब जिराफ की गर्दन अब लंबी ही पाई गई, शॉर्ट गर्दन उनकी या शॉर्ट नेक उनकी अब नहीं देखी जाती। कुछ ऐसी ही कहानी थी। जिराफ ने क्या किया, उनकी जो नॉर्मल जो नेक की साइज़ थी वो इतनी टॉल नहीं थी, धीरे धीरे स्ट्रेच करते 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 एक टाइम ऐसा आया जब उनकी नेक की साइज़ काफ़ी लॉन्ग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सबसे बड़ा जो कॉज है, आप कह सकते हो इवोल्यूशन के टर्म में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किए हैं वो है हमारे म्यूटेशन। म्यूटेशन ज़रूरी नहीं कि हमेशा हार्मफुल ही हो, म्यूटेशन कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है। आप हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप अगर उस म्यूटेशन को नेगेटिव चीज़ों में देखते हो तो कई सारी बीमारियां भी होती है म्यूटेशन से, होती है, आपने पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे ही हमने देखा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जिनकी वजह से बीमारियां भी हो रही थी। लेकिन कभी कभी इन्हीं म्यूटेशन से एक नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन भी होता है या स्पेशिएशन का भी काम करते हैं। ह्यूगो डे व्राइस proposed that mutation theory of evolution. He worked on evening primrose. ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज पे उन्होंने काम किया था जिसके थ्रू उन्होंने ये म्यूटेशन के लॉ को प्रपोज किया। He defined mutation as large heritable change occurring suddenly the characteristics of a population. अब जो म्यूटेशन है एकदम रैंडमली देखने को मिलता है, सडन, ये नहीं कि धीरे धीरे उसका एक से दूसरे जनरेशन में तो थोड़ा सा आया, फिर अगले जनरेशन में थोड़ा सा और आया, ऐसा नहीं होता। म्यूटेशन जो होता है वो एक जनरेशन में बिल्कुल बूम करके बाहर आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन, म्यूटेशन से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पढ़ चुके हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। एंड कॉल्ड इट एज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या है? दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एक ही स्टेप में कोई बड़ा सा म्यूटेशन अगर हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं क्या? सॉल्टेशन का। ठीक है, म्यूटेशन और सॉल्टेशन ये दोनों ही कहीं ना कहीं वैरी करते हैं। म्यूटेशन मतलब थोड़ी सी भी चेंजेस आई तो आप उसको म्यूटेशन बोल सकते हो। सॉल्टेशन का मतलब म्यूटेशन वहाँ पे भी हो रहा है लेकिन वो चेंजेस बहुत बड़े होंगे। ठीक है, ही डिफर्ड फ्रॉम डार्विन इन द फॉलोइंग वेज। अब दोनों का जो कहना था, डार्विन का और डिवराइस का, कुछ बेसिस पे अलग अलग था। डिवराइस ने कहा कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम है, एकदम से हो जाएगा और डायरेक्शनल लेस है। ये सारे ही पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से एनसीईआरटी भी आप रीड कर रहे हो तो अंडरलाइन करके या स्टार बना के रीड करिएगा क्योंकि लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछता है डिफरेंस बिटवीन डार्विन्स एंड ह्यूगो डे व्राइस अबाउट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का थ्योरी
दोनों ने ही बताई थी, लेकिन दोनों के ही बातों में कहीं ना कहीं बिल्कुल रिवर्स चल रहा था। डार्विन साहब ने हमारे कहा था कि म्यूटेशन जो होगा या वेरिएशन जो हो रहा है ये डायरेक्शनल है, जबकि हमारे ह्यूगो डे व्राइट साहब ने ये कहा कि जो म्यूटेशन है वो बिल्कुल रैंडम है, अचानक से होगा और डायरेक्शनल लेस, किसी भी डायरेक्शन का वो जिम्मेदार नहीं होगा, उसका जहां मन जिस तरफ मन है उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। वाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, डार्विन का जो वेरिएशन उन्होंने बोला कि वो छोटा छोटा वेरिएशन होगा, लेकिन वो डायरेक्शनल होगा। पर्टिकुलर अगर हाथों में या बीक्स में ही अगर वेरिएशन है, छोटा सा ही वेरिएशन था लेकिन डायरेक्शनल की बीक में ही रीजन में उन्होंने देखा, जबकि म्यूटेशन के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ा वेरिएशन है और साथ में या बहुत बड़ी एक लॉजिक है और साथ में वो डायरेक्शनल लेस है, कहीं पे भी हो सकता है। De Vries believed that such large single step mutation, जिसको हम कहते हैं क्या, सॉल्टेशन। ठीक है, सॉल्टेशन caused speciation, but evolution of Darwin is gradual and occur over a number of generation। म्यूटेशन जो हमारे डिवराइस साहब ने कहा था वो ये कहा कि जो हमारा म्यूटेशन है यही एक रैंडम, क्योंकि सडन हो रहा है और ये अचानक से होने के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, जबकि डार्विन साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे वेरिएशन दिखता है और एक टाइम के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, स्पीसीज का फॉर्मेशन दोनों ही जगह होगा, लेकिन एक में बिल्कुल रैंडमली होगा और एक में जनरेशन टू जनरेशन चीजें धीरे 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 आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो दोनों ही थ्योरी समझ में आई। पहले तो डार्विन ने क्या कहा, उसके बाद डिवराइस साहब ने क्या कहा। डिवराइस का कहना था कि जो म्यूटेशन है ये रैंडम है, जबकि डार्विन का कहना था कि जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है। अगला जो डिवराइस साहब ने कहा कि म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में होगा, यानी डायरेक्शनल लेस है, जबकि डार्विन साहब ने कहा कि म्यूटेशन पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ही होगा या वेरिएशन किसी डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट है, डिवराइस साहब ने कहा कि जो भी स्पीसीज बनेगी वो रैंडमली अचानक से उत्पन्न हो जाएगी, जबकि डार्विन ने कहा नहीं, चीज़ें जो होंगी वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगी और कई सारे जनरेशन के बाद एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों के ही बीच के डिफरेंस बहुत बार पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यही प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, तो बेसिकली इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही उन्होंने कहा कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा ही जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहेगी, डिस्टर्ब नहीं हो सकती। द जीन पूल का मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। पूल मतलब क्या है? पानी का एक बेसिकली पूल बोलते हैं ना, तो जीन पूल में क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स और एलील्स, किसी पॉपुलेशन के जितने जीन्स और एलील्स है उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, रिमेन्स अ कांस्टेंट, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात, आपको न्यूटन का एक लॉ याद है कि कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक हम किसी बाहर के फोर्स को उस पर एग्जर्ट नहीं करते है। उसी से मिलता जुलता ये हमारा प्रिंसिपल है। कहते हैं ना, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको हर जगह देखने को मिलेगी। उन्होंने भी यही कहा कि जब तक कोई चीज़ का हम वेरिएशन ना करें, कोई बाहर से अप्लाइड फोर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट ना करें, तब तक जितने नंबर्स ऑफ एलिल्स हैं, वो एलिल्स की जो भी फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। यानी जीन पूल हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा अगर कोई फैक्टर उनको डिस्टर्ब ना करे। दिस स्टेबिलिटी इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसी स्टेबिलिटी का नाम है क्या? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पर्टिकुलर जीन पूल जो है जिसमें जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जितने नंबर्स ऑफ एलिल्स और जीन है, ठीक, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे और इसी को हम अदर फॉर्म में बोलते हैं आपके जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि जीन्स कांस्टेंट है इसलिए जेनेटिक वर्ड यूज हो रहा है, कांस्टेंट है इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन।
सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1 रिप्रेजेंटेड एज p स्क्वायर प्लस 2। अब आपको ये मैथ का फॉर्मूला दिख रहा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं ये p और q है क्या। तो आपने क्योंकि पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्यू अगर है, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू, ठीक है, प्लस या आप ऐसे देखो p आप स्क्वायर नहीं लगाओ, डायरेक्ट p लिखो, प्लस 2pq प्लस qq, यही होगा। यानी ये कंडीशन क्या होगी, डोमिनेंट होमोजाइगस। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, हेट्रोजाइगस, और ये कंडीशन क्या होगी, डोमिनेंट रिसेसिव। बेसिकली यही इनका मतलब है। ठीक है, क्या चीजें हैं ये, डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये सॉरी रिसेसिव होमोजाइगस है। ठीक है, बेसिकली इनका यही मतलब है। ये p स्क्वायर का मतलब क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस, 2pq हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया, और q स्क्वायर का मतलब एक रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है। आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी इस चीज़ों को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में। डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कंसीडर एज, क्या कंसीडर करते हैं, इवोल्यूशनरी चेंज। अगर इसी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आई तो जिनकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन में कोई ना कोई चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विंगबर प्रिंसिपल। अब हमने कहा था फिजिक्स का जो हमारे न्यूटन सर का लॉ है उनके अकॉर्डिंग भी यही था कि जब तक बाहर का या कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पे ना या किसी बॉडी पे ना इंजेक्ट हो तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगी, मोशन में है तो मोशन में ही होगी। यही चीज़ यहाँ पे भी है। जीन पूल में जब तक बाहर के ये फैक्टर, और वो फैक्टर हैं कितने नंबर्स, 5 फैक्टर हैं, उन पांचों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। वो 5 फैक्टर जब तक अफेक्ट नहीं करेंगे हमारा हमेशा ही इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, अगर वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम बेसिकली मेंटेन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से होगा क्या, एवोल्यूशन में चेंज देखने को मिलेगा। दीज आर जीन माइग्रेशन और जेनेटिक फ्लो, जिसमें नंबर 1 फैक्टर है हमारा जीन माइग्रेशन या जेनेटिक फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक एक करके हमको सारी ही बातें करनी है। ये है हमारे हार्डी-विंगबर प्रिंसिपल, जिसमें p स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, 2pq क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, एंड q स्क्वायर क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। इन सब का कॉम्बिनेशन कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। नंबर 1 है हमारा जीन माइग्रेशन। माइग्रेशन वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब प्लेसेस जब चेंज होते हैं, कोई चीज़ आके या तो कहीं से आके, जैसे साइबेरियन बर्ड जो होती है वो माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, वो अपने सीज़न के हिसाब से एक से दूसरे प्लेसेस पे वेरी करती रहती हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी घाट के किनारे गए हो, संगम के किनारे गए हो या वाराणसी के घाटों के किनारे गए हो, तो आपने देखा होगा साइबेरियन बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे फ्लो बेसिकली रहते हैं। तो ये सब क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है, ये यहाँ के नहीं है, यहाँ के नेटिव नहीं है, ये कहीं और से उड़ते हुए आ जाते हैं। तो वही माइग्रेशन यहाँ पे भी यूज है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस। अब अभी आप ही सोचो, इस बेसिकली इस पॉपुलेशन में 1 2 3 4 5 6 लोग रह रहते हैं, ठीक। अब कोई बाहर का बंदा आके इसमें घुसा तो बेसिकली इस पॉपुलेशन की संख्या कितनी हो गई, 7। पहले जितने नंबर ऑफ जीन्स थे अब उनके बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, नए नंबर ऑफ जीन आके इंक्लूड होने लगे। अब सोचो ये बाहर का है, ठीक, ये बाहर का, इसीलिए हमने इसको रेड से दिखाया है,
ये बाहर का बंदा है, इसके अंदर जीन्स कुछ ना कुछ फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो अलग अलग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो होते हैं काफ़ी गोरे चिट्टे दिखते हैं, ठीक है, गोरे गोरे से होते हैं ना। नॉर्मल हमारे इंडियन का जो आपकी स्किन टोन है वो थोड़ा सा डल, थोड़ा सा डस्की है, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो बाकायदा चमकते हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, और रीज़न यही है कि वो थोड़े ठंडे प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे यूवी रेज इतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती हैं, सनलाइट इतनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब अगर आप वहाँ चले जाओ रहने, वहाँ के किसी भी पर्सन से शादी कर दो, अगर आप मेल हो तो फीमेल से, फीमेल हो तो मेल से, तो बेसिकली आपके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनके अंदर आपके भी कैरेक्टर्स होंगे प्लस उनके भी कैरेक्टर्स होंगे। होगा ऐसा? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये जो बंदा है वो बाहर का है, ये कुछ अलग ही अमाउंट में जीन लेके आया होगा, तो अब ये जब क्रॉसिंग ओवर करेगा यहाँ पे, तो इन जो नई ऑफस्प्रिंग्स आएगी उनके अंदर जीन पहले जैसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा। सिंपली यही चीज़ कहता है हमारा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा यहाँ से निकल के बाहर चला गया तब भी दिक्कतें सामने आएगी, या तो जीन ऐड हो रहे हैं या तो जीन लॉस्ट हो रहे हैं। यही चीज़ कहलाता है हमारा क्या? जीन माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आया? जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। अब ये क्या हो रहा है, जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो नई पॉपुलेशन में अलग थी, ओल्ड पॉपुलेशन में अलग थी। चीज़ें समझ में आई? न्यू जीन्स या एलिल्स आर एडेड इन द पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ या फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। कोई नई जीन या तो ऐड होती है पॉपुलेशन में, या उसी पॉपुलेशन में से कोई नई जीन या बेसिकली कोई भी जीन बाहर चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है। There would be a gene flow if these gene migration happened multiple times. जीन फ्लो क्या है? जीन माइग्रेशन का ही टाइप है। अगर जीन माइग्रेशन में सपोज कोई एक कॉलोनी है, कोई एक सोसाइटी है, वहाँ पे पहले 3-4 लोग आराम से रह रहे थे, धीरे 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 करके क्या हुआ, कई सारे लोग बाहर के आके उस सोसाइटी में रहना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक बार एक बंदा आया बाहर का तब तो ठीक है, एक बार को थोड़ा सा चेंजेस एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर यही जीन माइग्रेशन बार बार हो, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स ऐड हो या नंबर ऑफ पीपल उस कॉलोनी से या सोसाइटी से बाहर जाए, तो ये बार बार जो रीअपेयरेंस वाली चीज़ें हैं रिपीटेड वे में जो चल रही है, इसी को बोला जाता है क्या? जीन फ्लो। यानी फ्लो में हो रहा है, चीज़ें रुक नहीं रही हैं, कंटिन्यूअस वे में कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर बार बार जीन माइग्रेशन होगा तो उसी को हम बोलते हैं जीन फ्लो। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है? रैंडम चेंजेस इन द एलिल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन अकरिंग बाय चांस कंस्टिट्यूट जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अगर बार अचानक से कोई रैंडम चेंज दिख गया, किस में? फ्रीक्वेंसी में, एलिल्स की जो भी फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि माइग्रेशन तो हुआ, वहाँ पे अगर सपोज किसी बाहर का बंदा आके घुसा तो उसके जीन्स तो ऐड होंगे। जीन्स का अगर शुरू में रेशियो कुछ और होगा, बाद में नंबर ऑफ जीन्स क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। अब वो डिस्टर्ब होंगे तो एलिल की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अब जब एलिल्स की फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो पॉपुलेशन में क्या होगा? कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसी को वेरिएशन को हमने क्या कहा है? जीन ड्रिफ्ट। ठीक है, द चेंज इन द एलिल फ्रीक्वेंसी मीन बिकम सो ड्रास्टिकली डिफरेंट दैट दे फॉर्म अ न्यू स्पीसीज। अब ये जो चेंज है, ठीक है, एलिल की फ्रीक्वेंसी में, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिससे ये भी हो सकता है कि किसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होने की गुंजाइश है। अगर छोटे मोटे वेरिएशन हो रहे हैं तब तो किसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन वो वेरिएशन हो रहे हैं इंटरनली। अगर आप जीनोटाइप की बेसिस पे देखोगे तो वेरिएशन तो हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो फिनोटिपिकली अपीयर नहीं हो रहे हैं तब तक उसको आप एवोल्यूशन का टर्म नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों ही तरह से एवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर एंड द चेंज
इन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी कंस्टिट्यूट्स द फाउंडर इफेक्ट। जो पहले की पॉपुलेशन थी वो क्या कहलाएगी? फाउंडर। ठीक है, जो किसी चीज़ की, किसी संस्था का जो बेसिकली स्थापक होता है, जिसने उस संस्था को बनाया, उसे हम फाउंडर कहते हैं। तो जो ओल्ड पॉपुलेशन थी वो क्या है? फाउंडर। और उस पॉपुलेशन में जो नए नए चेंजेस आए, न्यू चेंजेस, अब वो चेंजेस किस में देखने को मिलेंगे? जीन में भी, जीनोटाइप में भी, या फिनोटाइप में? दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। अब ये दोनों में ही जो देखने को मिल रहे हैं तो इसी चीज को बोलते हैं, यानी कोई ना कोई इफेक्ट दिख रहा है। तो फाउंडर, अभी भी पॉपुलेशन तो वही है, पॉपुलेशन तो अभी भी वही है, ओल्ड से क्या हो रही है? न्यू। लेकिन इस न्यू में कई सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया फाउंडर इफेक्ट। चीजें समझ में आई? पॉपुलेशन में जो नया वेरिएशन या नई रिकॉम्बिनेशन चीजें दिख रही हैं, ठीक, वो इफेक्ट ही क्या कहलाते हैं? फाउंडर इफेक्ट। ओल्ड पॉपुलेशन इज फाउंडर और द इफेक्ट या वेरिएशन इन द न्यू फाउंडर्स आर नोन एज फाउंडर इफेक्ट। एग्जाम्पल है इसका माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विद रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर अ फ्यू जनरेशन, दिस वुड बी रिजल्ट इन द स्पेशिएशन। माइक्रोबियल एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? बैक्टीरिया की कुछ चीज़ें ग्रो कराई गई थी और जनरेशन टू जनरेशन नई नई बैक्टीरियाज के रिकम्बाइंड फॉर्म में उनको ऐड किया गया। ठीक, अब एक टाइम ऐसा आया कि जो भी बैक्टीरियाज अब डेवलप्ड हो रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थ्रू, ये बेसिकली देखा है, इसीलिए माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट बोला गया। तो नए जो वेराइटीज़ आ रहे थे वो पहले की वैरायटी से काफ़ी ज़्यादा अलग थे, यानी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया था। और यही हमारा क्या कहला रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन पहले भी हम जान चुके हैं। म्यूटेशन क्या है? रैंडम होगा, पहली चीज़ तो ये, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि अकर एट वेरी स्लो रेट। रैंडम यानी अचानक से तो होगा लेकिन धीमे, ये नहीं कि एक बार में आपको चीज़ें एकदम पलट जाएं, पूरी दुनिया ही पलटी हुई दिखे, ऐसा नहीं होगा। रैंडम मतलब अचानक से तो चीज़ें दिखेंगी लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। उस अचानक से चीज़ों को दिखने में बॉडी में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होते होते एक अचानक से चीज़ें बिल्कुल अलग सी सामने दिखेंगी। दे क्रिएट कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन फॉर स्पेशिएशन टू अकर। ये क्या क्रिएट करते हैं? जेनेटिक वेरिएशन, जिससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूटेशन के बारे में एक चीज़ आपने याद रखना है कि क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, यानी हमारे जीन्स थोड़े थोड़े वैरी करेंगे मेरे पेरेंट्स के जीन्स से, ठीक है, उनके जीन्स थोड़े थोड़े वैरी करेंगे उनके पेरेंट्स के जीन्स से। तो ये थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है हर जनरेशन में, और एक टाइम के बाद क्या होगा? अचानक से कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिकम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, रिकम्बिनेशन, रिकम्बाइन करना। कम्बिनेशन कब होगा? जब आपस में दो चीज़ों का क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक, क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। हमने बताया रखा है कि गैमेटोजेनेसिस का जब फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब होता है, तो वहाँ पे कौन सा सेल साइकिल आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में, वहाँ पे दो चीज़ों पढ़ी हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है, जबकि माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल डिवीज़न जब होता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाली चीज़ें होती हैं, कुछ इस पे आएंगी, कुछ इस क्रोमोसोम से उस क्रोमोसोम तक जाएंगी। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? जब भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो नेचर के थ्रू जिसने सेलेक्ट, हमारी नेचर ने जिसको सेलेक्ट कर लिया
वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा, यानी वही आप आगे चल के सर्वाइव करेगा, वही अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा, बाकी सब क्या होंगे, गायब। तो यही हमारा कहला रहा है एक डिफाइंड लैंग्वेज में, नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट critical evolutionary process that leads to changes in the allele frequencies and promote adaptation as the product of evolution। यही नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है, एलिल्स की जो फ्रिक्वेंसी है उनमें चेंजेस ला रहा है, ठीक है। अब अगर नेचर के थ्रू सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, या वो स्पीसीज क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। यानी उस पॉपुलेशन में उस स्पीसीज का जब चला गया तो जेनेटिक बेसिकली हमारा जीन माइग्रेशन डिस्टर्ब हुआ, यानी एलिल्स की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, या तो एक चीज़ ये हो सकता है कि वो स्पीसीज अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का तरीका कोई खोज ले, अपनी बॉडी में कुछ ऐसा ले ले कि वो उस चीज़ के लिए अडॉप्ट कर ले खुद को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली इंडिया की कंडीशन में हैं, इंडिया में प्रॉपरली अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर कंटिन्यू पूरे 12 मंथ्स तक कंटिन्यू अगर ठंडी पड़ना शुरू हो जाए, तो जब ठंडी पड़ना शुरू होगी तो आप तभी अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे जब आप इस टेम्परेचर में खुद को अडॉप्ट कर लो, यही हो सकता है। नहीं तो वही होगा, बीमार पड़ोगे कंटिन्यू, में बुखार आएंगे, जुकाम होंगे, खांसी होंगी, यही सब चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन अगर आप अडॉप्ट कर लिए, यानी आपको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, तो आप उस इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल आराम से एग्जिस्ट कर लोगे। तो यही चीज़ कहला रहा है क्या, नेचुरल सिलेक्शन। या तो हट जाओ या तो अपने अंदर कुछ ऐसा कर लो कि इवॉल्व हो जाओ। अगर हटे तो क्या दिक्कत आएगी, हमारी एलिक फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगी, उसमें कुछ चेंजेस होगा। या तो ये हो सकता है कि खुद को अडॉप्ट कर ले, यानी हमारे अंदर कोई नया वेरिएशन आए, कोई नए जीन्स आए जिसके थ्रू हम क्या चीज़ उस चीज़ में एडजस्ट हो जाए। अब नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ट्रेट्स फेवरेबल इन द प्रोड्यूस ऑफ 3 फॉलोइंग इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट्स है। अब ये बेसिकली हम पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू। उस डायग्राम को पहले बनाते हैं। मान लो हमने कुछ लाइंस बनाई, एकदम पतली सी, एक स्लाइटली डबल लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिपल लाइन स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर क्या है, उससे थोड़ा मोटा है। ठीक। अब किसी पॉपुलेशन या नेचर ने नेचर ने कुछ ऐसा सिलेक्शन रखा कि मान लो एक जो लाइन थी, ठीक, उसकी जगह ये सबसे पतली थी, ये लाइन उससे कंपैरिजन में थोड़ी मोटी है, ये वाली जो लाइन है इसके कंपैरिजन में थोड़ी और ज़्यादा थिक दिख रही है, और ये लाइन सबसे ज़्यादा थिक दिख रही है। ठीक। अब नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि ना हमको थिक चूज करना है, ना हमको थिन चूज करना है, हमें बीच वाले लोग चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए। एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन क्या बन सकती है कि उन्हें या तो सबसे कमज़ोर जिनकी लाइन सबसे ज़्यादा थिन थी वो, या जिनकी लाइन सबसे ज़्यादा थिक थी वो मिल सकते हैं, या जिनको जो सबसे लास्ट में इवॉल्व हुई यानी जो सबसे ज़्यादा थिक हैं। एक कंडीशन वो होगी कि इनको चूज़ किया जाए, तो एक कंडीशन में ये चूज़ हो सकते हैं, ठीक। दूसरे कंडीशन में ये और ये दोनों ही चूज़ हो सकते हैं, और तीसरे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अकेला ये चूज़ होगा, ठीक। अब इसी को हम पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स में, जिसमें हमारा आता है नंबर 1 पे स्टेबलाइजेशन, in which more individual acquire mean character। अब इस पे ध्यान देना है मीन वर्ड पे। मीन वर्ड यानी बीच का, यानी हमने जब 4 लाइन बनाई, जो सबसे ज़्यादा क्या थी, ना सबसे ज़्यादा पतली थी ना सबसे ज़्यादा मोटी थी, बीच की चीज़ें पाई जा रही थी उसमें, ठीक। और वो बीच की चीज़ें किस में पाई जाएगी, जब हम चूज़ करेंगे स्टेबलाइजेशन में। आप यहीं पे देखो, मीन का मतलब हमने चूज किया इन दोनों को,
तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्टेबलाइजेशन। डायरेक्शनल, चेंज इन विच मोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन कैरेक्टर वैल्यू से अलग जो चीज़ें हुई हैं उसको हम चूज करते हैं डायरेक्शनल में, और डिस्ट्रप्शन में क्या चूज करते हैं? अक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यानी हमने चूज किया है दोनों साइड से, जो सबसे ज़्यादा नाजुक था और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन दोनों को चूज किया है, तो वो कहलाता है डिस्ट्रप्शन। डायरेक्शनल जो मोर इंडिविजुअल अक्वायर, यानी अब इनके बाद जो आएगा उन सब के अंदर कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये वाला चीज़ें हमने कब चूज़ किया? जब हम चूज़ करेंगे डायरेक्शनल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझ, एक बार में समझ बहुत बार नहीं आता, क्योंकि कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है, चीज़ों को ऊपर ऊपर से बता देते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू में माइंड में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई सारे लोगों में आप फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पे हर टाइप के पर्सन है। एकदम से हड्डी जैसा होगा, एक तगड़ा बंदा प्रेजेंट होगा, और एक नॉर्मल रेंज में। तो अगर आपने चूज़ किया हड्डी वाले पर्सन को, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेबलाइजेशन नहीं, वो कहलाएगा हमारा क्या? जो सबसे वीक है, यानी उस आपने सबसे अगर अलग चूज़ किया है तो वो आएगा हमारा डिस्ट्रप्शन में। क्यों? क्योंकि आपने सबसे या तो स्टार्टिंग का चूज़ करो या तो एंडिंग का। जो सबसे पतला है या तो वो चूज़ कर रहे हो आप, या तो जो सबसे तगड़ा आप वो चूज़ कर रहे हो, तो वो आएगा डिस्ट्रप्शन में। अगर आपने चूज़ किया मिडिल वाले लोगों को जो ठीक ठाक बॉडी शेप में है, तो वो कहलाएगा क्या? स्टेबलाइजेशन। यानी आपने मीन लोगों को चुना है जो नॉर्मल बॉडी रेंज के साथ हैं। और अगर आपने बेसिकली किया है किसको चूज़? जिसको अंदर सबसे ज़्यादा मीन वैल्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस पे याद रखना, अदर देन द मीन कैरेक्टर, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्शनल। आपने चूज किसे किया है? जो डायरेक्शनल। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, बोथ कर्व जो है, ठीक है, यानी आपने सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को भी चूज किया, सबसे वीक यानी जो सबसे ज़्यादा बॉडी वाले थे उन्हें भी चूज किया, और जो सबसे वीक थे उन्हें भी। तो ये दोनों ही चीज़ें होगी डिस्ट्रप्शन में। ठीक, स्टेबलाइजेशन में एवरेज लोगों को रखा है, डिस्ट्रप्शन में सबसे कमज़ोर और सबसे ताकतवर, और डायरेक्शनल में कोई एक आएगा जिसमें या तो कमज़ोर आ सकता है सबसे, या तो सबसे ज़्यादा ताकतवर। यही चीज़ें हमारी कहलाती हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। इसे देखेंगे हम इस डायग्राम से। इस डायग्राम में एकदम नैरो रेंज स्टेबलाइजेशन, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे देख रहे हो आप, दो पीक दिख रहे हैं, और दो पीक किस में होते हैं? डिस्ट्रप्टिव वाले में। ये क्या है? डायरेक्शनल, वन पीक में ही हो रहा है। और ये क्या है? नैरो से हायर रेंज में जा रहा है, यानी स्टेबलाइजेशन कंडीशन अपीयर हो रही है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हमने बात करनी है किसके बारे में? कि एनिमल्स में एवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें आपको ह्यूमन का एवोल्यूशन भी पढ़ना है, और साथ में प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ वो पढ़ना है। ये दोनों ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1-2 दिन में अरेंज करके चाहे जैसे पीवाईक्यू जितने आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।